डॉक्टर साहब, क्यों हमेशा कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होता है और भारत तहकीकात से इनकारी दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, पाकिस्तान को तो वो नहीं मानेगा ना, क्योंकि अगर तहकीकात इंडिपेंडेंटली की भी जाए तो उसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका तसल्ली बख्श जवाब मिल नहीं रहा है आपको, क्योंकि कहानी इस तरह बिल्ड हुई है कि उसमें बहुत से शकूक जो हैं वो पैदा हो रहे हैं कि वो इतना डिस्टेंस पे 200-250 किलोमीटर पे जगह है कि वो असला लेके लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके 200-250 मील चले गए, तो किलोमीटर चले गए। और जबकि हिंदुस्तान कश्मीर में चेक पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप घर से बाज़ार जाएं तो एक आध चेक पॉइंट से ज़रूर गुज़रना पड़ता है। तो ये 200 किलोमीटर जाएंगे असले के साथ और कोई उनको पूछेगा नहीं, वो कार्रवाई करके मार के फिर गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले गए। अच्छा, उनका पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि पाकिस्तान ने करवाया और 10 मिनट के अंदर वो तो पहले से डिटरमिनेंट था ना, ये तो पहले से फैसला हुआ हुआ था। 600 किलोमीटर के फासले पर वो थाना था जहां पर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। हाँ, तो यही है ना कि वो तो पहले से फैसला है। तो ये देखिए, हिंदुस्तान इस किस्म के वाकयात को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब करने के लिए, क्योंकि देखिए ना, इंडिया जो है, अमेरिका इसलिए इंडिया के करीब है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है एंटी चाइना, उसमें बड़ा प्लेयर है। अब इंडिया अब चाहता ये है कि जो उसका रीजनल गेम है उसमें अमेरिका उसको सपोर्ट कर दे। उसका रीजनल गेम ये है कि इस रीजन में कोई स्टेट जो है उसको उसकी बात मानने से इनकार ना करे। अब पाकिस्तान ही है जो सिर्फ चैलेंज कर सकता है, बाकी तो बेचारे छोटे कमज़ोर हैं, तो पाकिस्तान चैलेंज कर सकता है। तो इसके लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि अमेरिका हिंदुस्तान के जो साउथ एशिया का एजेंडा है, यानी पाकिस्तान को फेंटी लगाने का जो एजेंडा है इंडिया का, उसको किसी तरह सपोर्ट कर दे। उसमें अमेरिका के अपने मसाइल हैं। दूसरा ये है कि चूंकि ये न्यूक्लियर पावर हैं दोनों, तो जो बड़ी कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि ये कोई बराह रास्त जंग में जाएं, क्योंकि एस्केलेशन का खतरा होता है। नॉन न्यूक्लियर से आप न्यूक्लियर पे जा सकते हैं, तो उसकी वजह से एक रिस्ट्रेनिंग रोल है। दूसरा ये है कि इंडिया पाकिस्तान, अगर आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होते तो कब का आप पे हमला हो गया। मोदी ने तो कार्रवाई कब, आज क्या, वो तो 2016 में ही उसने कार्रवाई कर दी होती पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो इंक्वायरी है, पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि एक तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जिसका यानी हिंदुस्तान ना हो, कोई इंटरनेशनल बॉडी इसको फैक्ट्स को रिव्यू कर ले। लेकिन हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है कि वो कश्मीर में किसी इंडिपेंडेंट ग्रुप को आने की इजाज़त नहीं देता। अच्छा। इसीलिए कि जब वहाँ जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें आती रही हैं कश्मीर के अंदर, तो उसमें कई दफ़ा OIC ने कहा है कि हम भेजना चाहते हैं डेलीगेशन, और ये भी सजेस्ट किया गया है कि इंडिपेंडेंट रिव्यू हो कि वहाँ क्या जुल्म हो रहा है। इंडिया एग्री नहीं करता, तो लिहाजा इंडिया इस बात से एग्री नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी असल गेम है वो पूरा करना चाहता है। लेकिन उसमें उसको अमेरिका की 100% सपोर्ट हासिल नहीं होगी, पार्शियल सपोर्ट होगी, 100% सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है जब अफ़गानिस्तान को मैनेज करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका नहीं कर सकता मैनेज अफ़गानिस्तान को। फिर दूसरा वही है कि जो न्यूक्लियर पावर, बॉर्डरिंग न्यूक्लियर पावर हैं, तो और भी ख़तरा बढ़ जाता है। अगर बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आपके पास रिस्पॉन्स टाइम नहीं है, क्योंकि वरना तो जब आप मिसाइल फायर करते हैं आपका रिस्पॉन्स टाइम है। रशिया और सोवियत यूनियन था, अब रशिया और ये है, तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम होता है कुछ मिनट का, कि इतने मिनट में मिसाइल पहुंचेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ तो आपके पास रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें गौर करने वाली हैं, और पाकिस्तान को यही स्टैंड रखना चाहिए। इस पाकिस्तान की पॉलिसी यही होनी चाहिए, जो इंडिया कर रहा है उसका रिस्पांस दें। बाकी जहाँ तक इस वाक़े के साथ उसे भी ब्रैकेट करना चाहिए, जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है, वो पाकिस्तान इशू रेज कर सकता है, लेकिन उसके लिए देखिए नहीं, उसमें उसको रेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय पाकिस्तान को एक और काम करना चाहिए, वो ये है कि आज से चंद साल पहले पाकिस्तान ने इंडिया के मुतालिक एक डोसियर डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब उस डोसियर को अपडेट करें, जिसमें जाफर एक्सप्रेस भी आ जाएगी,
अपडेट करके उस डॉसियर को दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। लेकिन उस डॉसियर में बातें सिर्फ वो डालें जिसकी क्रेडिबिलिटी नजर आती हो। डॉक्टर साहब, बॉल अब किसके प्रोपेगेंडे से कोर्ट में परहेज है? करें। क्या हमें इनिशिएटिव लेना होगा, हमें किसी आलमी फोरम से रुजू करना होगा? वो हमें करना पड़ेगा। देखिए ना, जहां तक इंडस वाटर का है, अव्वल तो पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके आज पास बल्कि मतलब ज्यादा पानी पानी तो छोड़ आगे दिया है। जेहलम में। नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पानी रोक नहीं सकता, पानी कम कर सकता है। दूसरे इंडिया की एक और प्रॉब्लम है, गर्मियों में हमेशा पानी ज्यादा होता है, Exactly. सर्दियों में पानी कम होता है। तो वो कितने को आप रोक लेगा? हाँ, अलबत्ता ये जो बात उसने कही है, बाकायदा राइटिंग में आपको दी है, इस पे पाकिस्तान की लॉ मिनिस्ट्री को काम करना चाहिए, ताकि ये मामला वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर ये ले जाया जाए। लेकिन उससे पहले एक सीरियस वर्क की ज़रूरत है। जिस तरह गवर्नमेंट के लोग बड़के मारते हैं ना आके टीवी के ऊपर, उस तरीके से नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने ऑपरेट करना है तो उसमें प्रोफेशनलिज्म, सोफिस्टिकेशन का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो लिहाजा प्रोफेशनल लोगों की मदद लें। और ये जो थिंक टैंक की बात कर रहे हैं, इस पर बनाएंगे, वो कौन है? मिनिस्ट्री के लोग बनाएंगे। मिनिस्ट्री के लोगों पे थिंक टैंक बना करता है, हम सरकारी लोगों पे थिंक टैंक बना करता है। थिंक टैंक तो इंडिपेंडेंट होता है, प्रोफेशनल्स पे होता है, और वैसे भी थिंक टैंक का कोई रोल नहीं है। आप अपनी पोजीशन, थिंक टैंक का रोल तो है ना। नहीं, वो हमारे का भी बस इसी तरह ही है, लेकिन वो का तो कोई नहीं है। आप अपना काम कीजिए, अपना प्रोफेशनली चीज़ों को तैयार कीजिए, और वर्ल्ड बैंक से रेज करें या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जो पॉइंट्स हैं वहाँ उस इशू को रेज करें, लेकिन मुकम्मल तैयारी के बाद, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ। ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए कि हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, क्योंकि मैंने एक दो गवर्नमेंट के बंदों को सुना है टीवी के ऊपर, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, मैंने कहा ये कोई पीटीआई से डील कर रहे हैं या क्या वर्ल्ड बैंक से डील कर रहे हैं? बड़ा फर्क है, पीटीआई से डील करना और चीज़ है, वर्ल्ड बैंक से डील करना और चीज़ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं प्रोफेशनली हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी और हमें इस अंदाज से आगे बढ़ना होगा कि हमारा मुकदमा कहीं भी कमज़ोर ना पड़े। डॉक्टर साहब, अब इस मामले पर अगर चीन ने दफ्तर खारजा का दौरा किया है तो इससे क्या मुराद ली जाए, क्या समझा जाए इसको? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो लोग जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग या मिल रहे हैं या टेलीफोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी एक हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हो। पाकिस्तान को जो है काफ़ी ओपनली और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ख़ासकर जो मीडिएशन की ऑफ़र या सालसी कह लें आप, मीडिएशन सालसी की जो ऑफ़र है, जिसमें ईरान बात कर रहा है और भी कुछ मुल्कों ने कहा है ये, तो वो पाकिस्तान कहना चाहिए कि ठीक है आप करें, हम तो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के ऑफ़र को। अच्छा। तो मतलब ये जाहिर है कि वो ना भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भी नहीं की है उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इनकरेज करने, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चाहिए है कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस से बात भी कर लें इस मौजू के ऊपर। और इसी तरह अमेरिका को भी मैसेज पाकिस्तान ने बोल तो दे दिया है परमानेंट मेंबर्स को, तो सब परमानेंट मेंबर्स को तो मैसेज जा चुका है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये है कि ये सिलसिला रहना चाहिए ताकि सिचुएशन को मैनेज जो है वो किया जा सके। जहाँ तक ये ऑफ़र है कि इन्वेस्टिगेशन की, वो तो हुकूमत पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया इस पर एग्री नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो ऑफ़र दी है ये सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए ऑफ़र की है कि हम जो है ना इन्वेस्टिगेशन से घबराते नहीं हैं। घबरा कौन रहा है? हिंदुस्तान घबरा रहा है। और ये इस लिहाज से डिप्लोमेटिक मूव है। प्रैक्टिकली तो हमें पता है, जो हमारे हुकाम है उनको भी पता है कि हिंदुस्तान इन्वेस्टिगेशन से तो दूर भागेगा, लेकिन ये इशू रेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा कहा है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ भी हो, परसेप्शन बहुत मैटर करती है, तो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, परसेप्शन एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम परसेप्शन है बाहर, और उसको ख़राब करने में ना सिर्फ हुकूमत का रोल होता है बल्कि आम पब्लिक का भी रोल होता है। जो हम लोग मिडल ईस्ट में करते हैं, आम पब्लिक, हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जो शिकायत आपके बारे में पैदा होती हैं उससे भी आपका इमेज ख़राब होता है। खैर, लेकिन इमेज को बेहतर करना या ख़राब करना ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है।
फिलहाल जो सवाल इस वक्त जो इमीडिएट है, और हमें सिर्फ इमीडिएट को डील करना है, लॉन्ग टर्म में तो कभी दोबारा बात हो सकती है। जो इमीडिएट है उसका एक तरीकाकार तो ये है ना कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की और फिर जो आप पाकिस्तान ने ऑफ़र्स की हैं उसकी ब्रीफिंग जो है वो सारी एम्बसीज जो हैं जहाँ जहाँ वो बेस कर रही हैं वो उनके मीडिया को दें। ठीक है। वजह यह है कि हमारी वेस्टर्न मीडिया तक तो एक्सेस बड़ी ही कम है और वो होनी चाहिए वेस्टर्न मीडिया के साथ आपकी एक्सेस, क्योंकि वो न्यूज़पेपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, इन सब के साथ तो वहाँ की जो एम्बसी है, जो हमारा प्रेस काउंसलर होता है या प्रेस अटैचे होता है, वो ये काम कर सकता है और वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे और उसमें प्रोपेगेंडे का अंसर नज़र नहीं आना चाहिए। यानी आपको हिंदुस्तान को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने केस को प्रेजेंट कर इस तरह करें कि हिंदुस्तान का केस खुद ब खुद डिमोलिश हो जाए। ये एक थोड़ी सी कॉम्पिटेंस प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है और फौरी तौर पे तो इसकी ज़रूरत है। यूएन के पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो परमानेंट मेंबर्स और दूसरे जितने 15 मेंबरान हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट करें और इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करना ज़रूरी है। बाकी रहा वो दूसरी लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं कि हमें ओवरऑल क्या करना है अपने ओवरऑल इमेज को ठीक करने के लिए। उसके अलावा जो है आप गुफ्तगू मसलन प्राइम मिनिस्टर भी गुफ्तगू कर सकते हैं जिनसे उनके पर्सनल ताल्लुकात हैं लीडरों के साथ, और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं। और जिन मुल्कों ने ऑफ़र की है सालसी की या मीडिएशन की, उनसे आप दोबारा इन कांटेक्ट रहें, चाहे आपको ज़रूरत ना भी हो। मैटर कौन लोग करेंगे? जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका ही नहीं, होगा? देखिए परमानेंट मेंबर्स का तो एक अपना इन्फ्लुएंस है, लेकिन बाकी जो 10 मेंबरान हैं उनसे भी बात करें। और उसके अलावा आप हर एम्बसी जहाँ भी बेस्ड कर रही है वो वहाँ के मीडिया को ब्रीफिंग दे, बहुत ज़रूरी होता है। अब मालूम नहीं उन्होंने दी है कि नहीं दी है, लेकिन ये ब्रीफिंग देनी चाहिए। और ब्रीफिंग में प्रोफेशनलिज्म का फैक्टर बड़ा अहम होता है। मसलन ये कि फैक्ट्स को आप लॉजिकल अंदाज में प्रेजेंट करें और ये ना हो कि ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन आपने चलाई हुई है। तो ये लाइन बड़ी थिन होती है प्रोपेगेंडा कैंपेन में और सीरियस किस्म की प्रेजेंटेशन में। उस थिन लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है। चूंकि हमारे पास शवाहिद हैं तो हम शवाहिद की बुनियाद पर बात कर सकते हैं और स्ट्रांगली अपने केस को पेश कर सकते हैं।